बच्चों कक्षा 12 भूगोल विषय के अंतर्गत हम अध्ययन कर रहे हैं अध्याय नंबर 10 जिसका नाम है परिवहन तथा संचार। बच्चों इसकी पहले की क्लासेज में हमने देखा कि परिवहन किसे कहते हैं, सड़क परिवहन, रेल परिवहन और जल परिवहन में क्या कौन से साधन आते हैं और इनके क्या उपयोग हैं। बच्चों आज की क्लास में हम देखेंगे वायु परिवहन तथा पाइपलाइन परिवहन। ठीक है बच्चों, तो क्लास स्टार्ट करने से पहले अपने पेन पेंसिल कॉपी किताब खाली मैप और एटलस तैयार रखिए। तो बच्चों आइए स्टार्ट करते हैं वायु परिवहन। वायु परिवहन हम सब जानते हैं परिवहन का सबसे तीव्रतम साधन है और आधुनिक व महंगा साधन भी है। ठीक है, तीव्रतम है, सबसे तेज गति से चल सकता है, जल्दी से हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जा सकता है, लेकिन यह कैसा है, महंगा साधन है। ठीक है, इसके अलावा बात करूं तो विशाल क्षेत्र एवं औद्योगिक व्यापारिक केंद्रों के मध्य अत्यधिक दूरियों को शीघ्रता से पार करने के लिए वायु परिवहन ही महत्वपूर्ण साधन होता है। ठीक है, तो इसकी इम्पोर्टेंस हमने देखी कि विभिन्न प्रकार की चीज़ों को या फिर यातायात के लिए या फिर एक स्थान से दूसरे स्थान पर सामानों को पहुंचाने के लिए भी हम वायु परिवहन का उपयोग करते हैं बच्चों। ठीक है, इसके पश्चात देखते हैं हम इसके साथ ही दुर्गम दूरस्थ स्थानों पर पहुंच, प्राकृतिक आपदाओं में राहत हेतु भी यह उत्तम माध्यम होता है। तो विभिन्न प्रकार की यदि कोई समस्या हो, दूरी पर स्थित हो, तो वहाँ पर तुरंत प्रभाव से हम राहत के लिए सामानों को पहुँचाया जा सकता है। राहत टीम को भी पहुँचा सकते हैं और सामानों को भी पहुँचा सकते हैं। ठीक है, भारत में इसकी शुरुआत कब हुई थी, 1911 में। 1911 में बच्चों स्टार्ट हुई थी। कहाँ से, इलाहाबाद एवं नैनी के मध्य। इलाहाबाद जिसका नया नाम क्या है, प्रयागराज। ठीक है बच्चों, प्रयागराज इसका नया नाम है। तो प्रयागराज और नैनी के मध्य प्रथम उड़ान के साथ ही हुई थी, लेकिन वास्तविक जो विकास हुआ था बच्चों वो प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात ही हुआ था। तो भारत में वायु परिवहन की शुरुआत 1911 में हुई थी बच्चों। इलाहाबाद एवं नैनी के मध्य पहली उड़ान भरी गई थी। कब भरी गई थी, 1911 में। लेकिन वास्तविक रूप से बच्चों जो विकास हुआ है वो प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात ही हो पाया है। ठीक है, और बच्चों यहाँ पर इसका उपयोग हम जानते हैं कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर तुरंत प्रभाव से यातायात के लिए या फिर सामान पहुँचाने के लिए भी हम कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसके पश्चात देखते हैं कि भारत में वायु परिवहन की सुविधा प्रदान करने का दायित्व किसका है, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण। ये संस्था है। ठीक है बच्चों, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यह वायु परिवहन की जो सुविधाएं हैं, ठीक है, उसको प्रदान करने का जिम्मा इसको है। और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे यहाँ पर 23, घरेलू हवाई अड्डे 97 और नागरिक विमान जो टर्मिनल्स है वो यहाँ पर है 25। भारत में इस प्रकार से विभिन्न सुविधाएं प्रदान करने वाला जो कार्य है वो कौन देता है, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण। ठीक है, और ये जितने भी हवाई अड्डे चाहे अंतर्राष्ट्रीय हो, चाहे घरेलू हो, चाहे नागरिक विमान टर्मिनल्स हो, ये सभी को मैनेज कौन करता है, सभी के ऊपर काम कौन करता है, इनका निर्माण रख रखाव या आदि काम कौन करता है, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण। ठीक है बच्चों, ये याद रहेगा हमारे। इसके पश्चात देखते हैं कि वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1953 में। ये वर्ष हमें याद रहना है कि 1953 में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था और इसके अंतर्गत इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया ये दो अलग अलग कंपनियों का निर्माण किया गया और बाद में 1 मार्च 1994 को इन दोनों का भी विलय कर दिया और नाम दिया गया द नेशनल एविएशन कंपनी ऑफ इंडियाज लिमिटेड। इसको शॉर्ट में हम एयर इंडिया बोलते हैं। तो इस तरीके से भारत में विकास हुआ। 1953 में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण हुआ। इससे पहले की जो प्राइवेट और सरकारी सभी कंपनियां था इनका राष्ट्रीयकरण करके उनको 2 कंपनियों में विभाजित कर दिया, इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया। ठीक है, 1953 में बच्चों। इसके पश्चात 1 मार्च 1994 में इनका विलय कर दिया गया एयर इंडिया के नाम से। इसका पूरा नाम हुआ बच्चों द नेशनल एविएशन कंपनी ऑफ इंडियाज लिमिटेड। ठीक है, ये हमें याद रहेगा। इसके बाद वायुदूत व पवन हंस लिमिटेड वायु परिवहन हेतु स्थापित भी की गई। इनका क्या काम हुआ, ये क्यों की गई, क्योंकि बच्चों पवन हंस
तो बच्चों पवन हंस क्या है? एक हेलीकॉप्टर सेवा है। ये हेलीकॉप्टर प्रदान करता है इसकी सेवा के अंतर्गत। विशेष रूप से बच्चों नॉर्थ ईस्ट, जो पूर्वोत्तर के जो क्षेत्र है जहाँ पहाड़ियाँ, ऊबड़ खाबड़ जमीन है, जंगल है, ठीक है, तो उन क्षेत्रों में हम जानते हैं कि सड़क और रेल परिवहन ज़्यादा सफल नहीं हो सकते। इस कारण से उन क्षेत्रों में जहां पहाड़ी क्षेत्र है, उन क्षेत्रों में वायुदूत व पवन हंस लिमिटेड कंपनियां वहां पर काम करती है, जो कि क्या काम करती है? वहां पर हेलीकॉप्टर सेवा प्रदान करती है। ठीक है बच्चों, व्यापक रूप से पर्यटकों द्वारा उपयोग में भी इन क्षेत्रों में लाई गई है। इसके अलावा बच्चों पवन हंस लिमिटेड का काम एक और है, वो है पेट्रोलियम सेक्टर के लिए सेवाएं देता है। ठीक है, इसकी विभिन्न प्रकार की जैसे खोज है, इसका उत्कर्षण है, विभिन्न प्रकार की जो सेवाएं होती है पेट्रोलियम सेक्टर में, वो भी पवन हंस लिमिटेड वहाँ पर सेवाएं देता है। ठीक है, इस प्रकार से इसके मुख्य रूप से पवन हंस लिमिटेड के काम हुए। इसके पश्चात देखते हैं बच्चों ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा। ये नाम हमने कई जगह सुना होगा, ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा। आखिर ये ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा होता क्या है? एक ऐसा क्षेत्र या एक ऐसा हवाई अड्डा जहां पर कार्बन उत्सर्जन को कम करने की विधियों का प्रयोग किया जाए, ऐसे काम किए जाए, ऐसी तकनीक उपयोग में ली जाए उन हवाई अड्डों में जहां पर कार्बन उत्सर्जन कम मात्रा में हो। तो इस प्रकार के जो हवाई अड्डे हैं उन्हें हमें ग्रीन एयरपोर्ट या ग्रीन हवाई अड्डा कहते हैं। ठीक है बच्चों, हमें पता रहेगा, याद रहेगा कि ऐसे हवाई अड्डे जहां पर कार्बन उत्सर्जन को कम करने संबंधी विधियों का प्रयोग लिया जाता है, ग्रीन एयरपोर्ट कहलाते हैं। भारत में हैदराबाद का राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा एशिया का प्रथम ग्रीन एयरपोर्ट है। ये हमें याद रहेगा कि हैदराबाद में स्थित राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है, वो एशिया का, केवल भारत का ही नहीं बच्चों, एशिया का पहला ग्रीन एयरपोर्ट है। इसके बाद देखते हैं जुलाई 2012 में बच्चों जोधपुर एयरपोर्ट था, उसको भी, जो कि भारतीय वायुसेना, ठीक है, भारतीय वायुसेना के लिए जो उपयोग में लिया जाता है, उसे भी हमने ग्रीन फील्ड के रूप में विकसित करने की योजना बनाई। ग्रीन फील्ड के रूप में भारतीय वायुसेना के को उपयोग में लिए जाने वाला जोधपुर हवाई अड्डा 2012 में ग्रीन फील्ड के रूप में विकसित किया गया। ठीक है बच्चों, इसके बाद सिक्किम में वेरुयांग हवाई अड्डा 309.46 करोड़ लागत से कार्य शुरू हो चुका है, और चेतु नागालैंड में, ईटानगर अरुणाचल प्रदेश में भी ग्रीन फील्ड हवाई अड्डों का निर्माण संभावित है और वहां पर किया जा रहा है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे वो भी भारत में विकास कर रहे हैं। नई जो टेक्नोलॉजी है वो ग्रीन फील्ड हवाई अड्डों की है। ठीक है बच्चों, इसके पश्चात देखते हैं कि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे जो भारत में मुख्य रूप से कौन कौन से हैं। दिल्ली में जो हवाई अड्डा है बच्चों, उसका नाम है इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। कोलकाता में नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा दमदम में स्थित है। ठीक है, उसी प्रकार से मुंबई में छत्रपति शिवाजी हवाई अड्डा सांता क्रूज में स्थित है, मुंबई में। उसी प्रकार से चेन्नई में मीनाबंबकम हवाई अड्डा, ये चेन्नई में मौजूद है। अहमदाबाद में बच्चों सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। हैदराबाद में राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जो कि शमशाबाद में स्थित है। हैदराबाद का एक क्षेत्र है शमशाबाद, वहां पर स्थित है। बेंगलुरु में केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय विमान क्षेत्र। इस प्रकार से बच्चों देश के मुख्य जो हवाई अड्डे हैं उनका नाम इस तरीके से है। ठीक है, ये हमें थोड़े याद भी करने हैं, क्योंकि बच्चों एक नंबर के प्रश्न में पूछ सकता है कि कोलकाता में स्थित हवाई अड्डे का नाम बताइए, या फिर दिल्ली में स्थित हवाई अड्डे का नाम बताइए, तो हमें यहाँ पर देख करके बताना होगा। ठीक है बच्चों, इसके पश्चात देखते हैं कि हवाई अड्डों के लिए अनुकूल दशाएं भारत में कौन कौन सी है। भारत में ऐसी कौन कौन सी अनुकूल दशाएं हैं जिससे कि हवाई अड्डे या हवाई परिवहन, वायु परिवहन यहाँ पर प्रबल संभावना है। तो पहली चीज है भारत का विशाल आकार। भारत काफी बड़ा देश है बच्चों। स्थान, या फिर मैं बात करूं क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान रखता है? बिल्कुल सही, 7वां स्थान भारत का है क्षेत्रफल की दृष्टि से। और जनसंख्या की दृष्टि से हमने पढ़ा था, पहले चैप्टर में पढ़ा था बच्चों, दूसरा स्थान है। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान चीन के बाद, और 7वां स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो इतना बड़ा भारत जो देश है, इतना विशाल देश है, उसके लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए हमें वायु परिवहन की आवश्यकता भी है।
इसके बाद बच्चों भारत की स्थिति विश्व के प्रमुख वायु मार्गों में से है। तो भारत की जो लोकेशन है, भारत की जो स्थिति है बच्चों, वो विश्व के अंतर्राष्ट्रीय जो वायु परिवहन के मार्ग है उनके मध्य में स्थित है, अर्थात वो यहाँ से होकर के जाते हैं। तो हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए यदि हमें कहीं रुकना है, कहीं जाना है, तो वो भारत में होकर के अनेक प्रकार के क्षेत्रों में जाने के लिए भारत में होकर के जाना पड़ता है। ठीक है, तो भारत की स्थिति विश्व के प्रमुख वायु मार्गों पर स्थित है। उसी प्रकार से बच्चों वायुयान निर्माण के लिए पर्याप्त एल्यूमिनियम यहाँ पर उपलब्ध है। वायुयान निर्माण के लिए एल्यूमिनियम की ही आवश्यकता होती है, क्योंकि एल्यूमिनियम हल्का होता है और वायुयान हल्के होने के कारण ही हवा में अच्छी तरीके से उड़ सकते हैं, चल सकते हैं। इसलिए वायुयानों में एल्यूमिनियम की आवश्यकता ज़्यादा होती है बच्चों, और एल्यूमिनियम यहाँ पर भारत में बहुत अच्छी मात्रा में है। चौथा है बच्चों वायुयान निर्माण हेतु तकनीक ज्ञान भी देश में उपलब्ध है। भारत में जो तकनीकी है वायुयान निर्माण के लिए वो भी देश में उपलब्ध है। पांचवा है बच्चों हवाई अड्डों के निर्माण हेतु समतल एवं कठोर भूमि की उपलब्धता भी भारत में है। ठीक है, इसके बाद देश की विशाल जनसंख्या जो इस सेवा का उपयोग कर सकती है। यदि जनसंख्या ही नहीं होगी, इस सेवा का उपयोग ही नहीं होगा बच्चों, तो ये सेवा ज़्यादा समय तक नहीं चल सकती। तो हमें उपयोग करने के लिए जनसंख्या भारत में खूब है, दूसरे नंबर पर है। और 2011 की जनगणना के अनुसार 121 करोड़ भारत में जनसंख्या थी, जानते हैं हम सब। इसके पश्चात देश का आर्थिक विकास बच्चों, भारत लगातार रूप से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगातार रूप से आर्थिक स्थिति में विकास की ओर अग्रसर है। विकासशील देश से लगातार विकसित देश की ओर हम अग्रसर होते जा रहे हैं। तो हमारी आर्थिक विकास जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे वैसे हमें वायु परिवहन की आवश्यकता भी ज़्यादा होती जा रही है। इसलिए भारत में ज़्यादा वायु परिवहन की दशाएं मौजूद है। और आठवां है बच्चों देश का विशाल पर्यटन उद्योग। भारत में विभिन्न प्रकार के पर्यटन उद्योग की संभावना है। ठीक है बच्चों, एक उत्तर से लेकर के चाहे दक्षिण हो, पूर्व से लेकर चाहे पश्चिम हो, विभिन्न प्रकार के पर्यटन उद्योग यहाँ पर संभावना है। और इस पर्यटन उद्योग की संभावना के लिए न केवल घरेलू बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो पर्यटक आते हैं बच्चों, उनके लिए वायु परिवहन एक अच्छा साधन हो सकता है। इसलिए भारत में हवाई अड्डों या फिर यूँ कहूँ वायु परिवहन की अनुकूल दशाएं मौजूद है। ठीक है, वायु परिवहन के गुण दोष क्या क्या हो सकते हैं, आखिर में ऐसे कौन कौन से गुण हैं और कौन कौन से दोष हैं जो कि वायु परिवहन में होते हैं। यह परिवहन सबसे तेज माध्यम है जिससे लंबी दूरियां कम समय में तेज तय की जा सकती है। ठीक है, सबसे तेज माध्यम है, ये इसका सकारात्मक या इसका गुण हो गया बच्चों। इसके बाद इससे पर्वतों, मरुस्थलों, घने वनों, दलदली क्षेत्रों आदि जैसे अगम्य और दूर दराज के क्षेत्रों तक आसानी से पहुंचा जा सकता है तथा उन्हें पार भी किया जा सकता है। भारत में ऐसे भी स्थल है बच्चों जो कि दूर दराज के हैं, पर्वत है, मरुस्थल है, वन है, दलदली क्षेत्र है। उन क्षेत्रों को पार करने के लिए वायु मार्ग या वायुयान अच्छे साधन हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर सड़क और रेल जैसी सुविधाएं विकसित नहीं हो सकती। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आसानी से उन्हें पार भी किया जा सकता है और वहाँ उन क्षेत्रों में हम जा भी सकते हैं। इसके पश्चात वायु परिवहन मानवीय तथा प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में बहुत सहायक होता है। विभिन्न प्रकार की जो आपदाएं हैं बच्चों, चाहे वो मानवीय आपदा हो चाहे वो प्राकृतिक आपदा हो, तो विभिन्न प्रकार की आपदाओं में हम तुरंत जल्दी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर सामग्री हो या फिर पहुंचने वाले व्यक्ति हो, ठीक है, बचाने के लिए बचाव टीम हो, उन लोगों को या उन सामानों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर द्रुत गति से जल्दी से पहुंचाने के लिए वायु परिवहन का उपयोग कर सकते हैं और करते भी हैं बच्चों। ठीक है, कोहरा, कुहासा, तूफान आदि मौसमी इस परिस्थितियों में वायु परिवहन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ये इसके नेगेटिव पॉइंट हो गया। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर नेगेटिव पॉइंट क्या हुआ कि यदि मौसमी दशाएं अनुकूल नहीं है तो वायु परिवहन प्रभावित हो जाता है। अनेक बार हम कोहरे में, सर्दियों के समय जो कोहरा पड़ता है वहाँ पर इस प्रकार की समस्या का सामना हमें करना पड़ता है। ठीक है बच्चों, तो इसका नेगेटिव पॉइंट हो गया। इसके बाद है बच्चों पाइपलाइन परिवहन। पहला था वायु परिवहन, इसके बाद है पाइपलाइन परिवहन। पाइपलाइन परिवहन में बच्चों क्या होता है कि द्रव या गैस एक स्थान से दूसरे स्थान पर पाइपलाइन के द्वारा हम भेज सकते हैं। कुछ ठोस जो पदार्थ होते हैं बच्चों, यहाँ पर देखने वाली बात है
कि आखिर आप सोच रहे होंगे कि ठोस पदार्थों को आखिर हम कैसे पहुंचा सकते हैं। ठोस पदार्थों को पाइपलाइन के द्वारा नहीं पहुंचाया जा सकता, लेकिन बच्चों ठोस पदार्थों को थोड़ा हम यदि गीला कर दे, थोड़ा हम लसलसा कर दे, तो हम उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से पहुंचा सकते हैं, और इस प्रकार की तकनीक भी उपयोग में आ रही है। तो मुख्य रूप से द्रव और गैस जो वस्तु है वो ही हम पाइपलाइन के द्वारा पहुंचा सकते हैं। ठोस को यदि पहुंचाना है तो उसे हम द्रव के रूप में या गैस के रूप में या लसलसे पदार्थ के रूप में हम उसे लाना होगा, तब जाकर के एक स्थान से दूसरे स्थान पर हम पहुंचा सकते हैं। तो पाइपलाइन परिवहन एक नया साधन है। जल आपूर्ति के लिए तो बच्चों हम सालों से इसका काम कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन हम खनिज तेल, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, तरल लौह अयस्क, ठीक है बच्चों, के परिवहन हेतु पाइपलाइन सस्ता और द्रुतगामी साधन है, ठीक है। और इसके निर्माण में स्टार्टिंग में जब इसकी पाइपलाइन बिछाई जाती है तब जरूर बच्चों थोड़ा खर्चा होता है, तब जरूर उसमें व्यय होता है आर्थिक रूप से, लेकिन एक बार वो पाइपलाइन बिछ जाती है बच्चों, उसके पश्चात उसमें बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं होता है, इसलिए ये बहुत सस्ता पड़ता है। भारत में 1980 में जहां 5035 किलोमीटर पाइपलाइनें थी, वहीं 2010 में बढ़कर के यह 10,000 किलोमीटर हो गई है, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से हमने लगातार रूप से पाइपलाइन के रूप में विकास किया है। अब पाइपलाइन परिवहन के लाभ क्या है? पाइपलाइन परिवहन से हमें कौन कौन से लाभ होते हैं? पहला है सस्ता साधन है। हम जानते हैं बच्चों कि सस्ता साधन है, सुगम परिवहन है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहुत आसानी से पहुंच सकता है। ऊबड़ खाबड़ मार्ग से भी परिवहन हो सकता है, ठीक है, जैसे कि ये ऊबड़ खाबड़ मार्ग है और यहाँ पर बच्चों किसी भी प्रकार से सुरंग के द्वारा या फिर किसी भी प्रकार से पाइपलाइन जा रही है तो वो वहाँ पर आसानी से वो जाया जा सकता है। ऊर्जा की बचत होती है, यदि हम सड़क परिवहन से, रेल परिवहन से इन सामानों को पहुंचाएं तो ऊर्जा खर्च होती है, लेकिन हम पाइपलाइन परिवहन में बहुत ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती, बहुत ही कम ऊर्जा में हमारा काम हो जाता है। समुद्री जल में भी पाइपलाइन बिछाई जा सकती है, ठीक है, जैसे कि बिछाई भी गई है। बॉम्बे हाई से मुंबई तट पर भी पाइपलाइन है। तो मुंबई हाई कहाँ पर है? मुंबई हाई है समुद्र के अंदर। और उसी प्रकार से विभिन्न देशों में, भारत में ही नहीं बच्चों, विभिन्न देशों में समुद्र के अंदर भी पाइपलाइनें बिछाई जाती है। सुनिश्चित आपूर्ति है, किसी भी प्रकार की, चाहे मौसम खराब हो, चाहे विभिन्न प्रकार की कोई दूसरी समस्या हो, आपूर्ति हमेशा रहेगी। यदि वहां से माल, एक जगह से माल भेजा गया है तो दूसरी जगह पर माल आएगा ही आएगा, तो किसी भी प्रकार की आपूर्ति में रुकावट नहीं होगी। अगला है बच्चों समय की भी बचत होगी, ठीक है, और प्रदूषण भी कम होगा। तो इस प्रकार से पाइपलाइन परिवहन के लाभ हमने देखे, और इस प्रकार की तकनीक विकसित की जा रही है बच्चों कि ठोस पदार्थ जो रॉ मटेरियल है विभिन्न उद्योगों में, ठोस पदार्थों को भी किस प्रकार से पाइपलाइन परिवहन के द्वारा हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा सके, ठीक है, क्योंकि सस्ता पड़ता है और विभिन्न प्रकार के लाभ हमने इसमें देखे हैं। इसके पश्चात देखते हैं कि भारत में तेल पाइपलाइनें कौन कौन सी है। पहली है बच्चों नाहरकटिया नूनमती बरौनी पाइपलाइन, ठीक है। दूसरी है गुजरात की पाइपलाइन, इनके बारे में हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। सलाया कोली मथुरा पाइपलाइन और मुंबई हाई मुंबई अंकलेश्वर कोयली पाइपलाइन, ठीक है। इस प्रकार की ये मुख्य पाइपलाइनें हैं। और निर्माणाधीन जो पाइपलाइन है वो कांडला बठिंडा, बाड़मेर सलाया और चेन्नई त्रिची मदुरई, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से भारत में मुख्य रूप से तेल पाइपलाइनें कौन कौन सी है वो ये हमने देखी है। इसके अलावा यदि मैं बात करूं गैस पाइपलाइनें, ठीक है, गैस की जिनमें प्रभावित होती है वो है हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन, कांडला जामनगर दिल्ली पाइपलाइन, मुंद्रा दिल्ली पाइपलाइन, जगदीशपुर हल्दिया पाइपलाइन और करणपुर मुरादाबाद काशीपुर रुद्रपुर पाइपलाइन। तो इस प्रकार से बच्चों गैस पाइपलाइन और पेट्रोलियम या तेल पाइपलाइन हमने यहाँ पर देखी है। इस प्रकार से हम इनकी चर्चा करेंगे। इससे पहले हम बता देना चाह रहे हैं बच्चों कि गैस के लिए भारत में जो गैस के परिवहन, उत्पादन, वितरण आदि के लिए कौन जिम्मेदार है? भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड, इसका शॉर्ट फॉर्म है गैल, GAIL, ठीक है बच्चों। इसकी स्थापना 1984 में हुई थी। जो 14,400 किलोमीटर लंबी पाइपलाइनों का संचालन करती है, ठीक है। तो कौन करती है पाइपलाइनों का संचालन? गैल, जिसका पूरा नाम है भारतीय गैस
प्राधिकरण लिमिटेड। ठीक है बच्चों, गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, इस प्रकार से यह परिवहन करती है। तो बच्चों भारत में प्रमुख पाइपलाइनें कौन कौन सी, आइए देखते हैं। पहली है नाहरकटिया नूनमती बरौनी पाइपलाइन। ठीक है बच्चों, तो भारत में सबसे पहली पाइपलाइन ये थी, नाहरकटिया नूनमती बरौनी पाइपलाइन। जब भारत में बच्चों स्टार्टिंग में तेल का उत्पादन हुआ ही था 19वीं शताब्दी में, तब उसके पश्चात यहाँ पहली पाइपलाइन असम में डाली गई थी। असम के तेल कुएं से नूनमती तेल शोधनशाला तक 443 किलोमीटर लंबी दूरी की ये पाइपलाइन डाली गई थी। और बाद में नूनमती से, उसके पश्चात बच्चों जब नूनमती यहाँ पर जो रिफाइनरी थी, ठीक है, जो असम के तेल कुएं थे, विभिन्न प्रकार के जो तेल कुएं निकाले गए थे, वहां से नूनमती रिफाइनरी तक, तो क्योंकि बच्चों एक स्थान पर जहां से हमने तेल निकाला, ठीक है बच्चों, यहाँ से हमने तेल निकाला, तो तेल निकालने के बाद हम इसे डायरेक्ट उपयोग में नहीं लेते, हम जानते हैं इसका हम शोधन करते हैं। जो तेल होता है, पेट्रोलियम होता है, इस पेट्रोलियम का हम शोधन करते हैं, और शोधन कहाँ होता है, रिफाइनरी में होता है। तो यहाँ से हम निकाल करके कहाँ ले जाएंगे, रिफाइनरी में ले जाएंगे। तो रिफाइनरी में ले जाने के लिए हमें क्या साधन यूज में लेना हो सकता है, या तो सड़क परिवहन का उपयोग में ले, हम सड़क के अंतर्गत टैंकरों का उपयोग करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाएं, या रेल का प्रयोग करें, रेल के अंदर टैंकरों का प्रयोग करें, या फिर हम पाइपलाइन के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पेट्रोलियम पहुंचाएं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर पाइपलाइन बिछाई। तो असम के जो तेल कुएं थे, वहाँ से नूनमती जो रिफाइनरी है वहाँ तक हमने पहुँचाया, और उसके पश्चात नूनमती से 724 किलोमीटर दूर बिहार के बरौनी, वहाँ पर जो रिफाइनरी है बच्चों बरौनी में, वहाँ तक भी हमने ये पाइपलाइन बिछाई है। ठीक है, तो इस प्रकार से पहली जो पाइपलाइन है भारत में वो है नाहरकटिया नूनमती बरौनी पाइपलाइन। ठीक है बच्चों, इसके पश्चात हम देखते हैं कि इसकी लंबाई टोटल कितनी हो गई, 1167 किलोमीटर, और यह पाइपलाइन छोटी बड़ी 80 नदियों को पार करती है, और इसमें 9 पंपिंग स्टेशन है। 80 नदियों को ये पार करती है। बहुत ताज्जुब की बात है बच्चों कि इतनी लंबी है, 1167 किलोमीटर। ये डाटा हमें याद करना है, 1167 किलोमीटर लंबी है ये पाइपलाइन, और लगभग 80 नदियों को, छोटी बड़ी जो नदियाँ होती है 80 नदियों को पार करती है, और यहाँ पर 9 पंपिंग स्टेशन है। ठीक है बच्चों, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब हम पाइपलाइनों के द्वारा सामान भेजते हैं तो वो अपनी रफ्तार नहीं पकड़ पाता, अर्थात एक स्थान से ढलान लेने के लिए, ढाल के लिए वो यदि जितना ढाल होगा उतना चला जाएगा, लेकिन फिर वो आगे जा कर के वहाँ पर रुक जाता है। तो उसको द्रुत गति देने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए हमें क्या करना होता, पंपिंग की जरूरत होती है, और जहाँ पर ये पंपिंग होगी उसे हम क्या कहेंगे, पंपिंग स्टेशन। तो इस पाइपलाइन में कितने पंपिंग स्टेशन है, 9 पंपिंग स्टेशन है, जो कि इस सामान को, अर्थात जो पेट्रोलियम है, ये आगे जा करके इसकी रफ्तार धीरे हो जाती है, इसकी गति धीरे हो जाती है, तब इसकी गति तेज करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए इसको पंप करना पड़ता है। तो हम क्या कहते हैं उस क्षेत्र को, पंपिंग स्टेशन। ठीक है बच्चों, ये हमें याद होना चाहिए। तो उसके बाद है बच्चों दूसरी, बरौनी कानपुर बरौनी हल्दिया। ठीक है, बरौनी कानपुर बरौनी हल्दिया जो कार्य है वो 1966 तक पूर्ण हो गया था। लाकवा रुद्र सागर 1968 में पूर्ण हुआ, और मोरीग्राम राजबंद पाइपलाइन भी वहाँ पर डाली गई है। इस प्रकार से इसमें काम हुआ है। अगला है गुजरात की पाइपलाइन है बच्चों। गुजरात की पाइपलाइनों में अंकलेश्वर कोयली तेल पाइपलाइन का निर्माण 1965 में पूर्ण हो गया था। बच्चों हम आगे मानचित्र में एक एक पाइपलाइन को देखेंगे। दूसरी है यहाँ पर गुजरात की पाइपलाइन है। तो गुजरात राज्य में विभिन्न प्रकार की पाइपलाइनें हैं, छोटी बड़ी। तो उनमें देखते हैं अंकलेश्वर कोयली तेल पाइपलाइन है, उसका निर्माण 1965 में पूर्ण हो गया था। इसके अतिरिक्त कलोल साबरमती तेल पाइपलाइन, नवगांव कलोल कोयली तेल पाइपलाइन, केम्बे धुबरन गैस पाइपलाइन, अंकलेश्वर बड़ौदा गैस पाइपलाइन और कोयली अहमदाबाद पाइपलाइन, इस प्रकार से गुजरात में विभिन्न प्रकार की पाइपलाइनें मौजूद है। ठीक है बच्चों, इसके बाद है सलाया कोयली मथुरा पाइपलाइन। कच्छ की खाड़ी के समीप स्थित सलाया से मथुरा के मध्य यह बिछाई गई थी। कच्छ की खाड़ी बच्चों, यहाँ पर जो कच्छ की खाड़ी है गुजरात में, वहाँ कच्छ की खाड़ी से सलाया, वहाँ स्थित सलाया से,
कच्ची की खाड़ी में स्थित सलाया जो क्षेत्र है वहाँ से मथुरा के मध्य पाइपलाइन बिछाई गई थी। मथुरा तक क्यों बिछाई गई थी बच्चों? क्योंकि मथुरा में रिफाइनरी है और यहाँ से पेट्रोलियम रिफाइन होने के लिए मथुरा जाता है और मथुरा में रिफाइन होकर के जो उत्तर भारत के जो राज्य है, ठीक है बच्चों, उत्तर भारत के जो राज्य है विशेष रूप से मथुरा के आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ इस पेट्रोलियम का उपयोग किया जाता है रिफाइन करने के पश्चात, ठीक है, उसका शोधन करने के पश्चात इस क्षेत्र को पेट्रोलियम से संबंधित जो उत्पाद है वो प्राप्त किया जाता है। ये 1256 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन है जो मुंबई हाई से प्राप्त आयातित, मुंबई हाई से भी प्राप्त होते हैं यहाँ इस पाइपलाइन में और दूसरे आयात किए जाते हैं, ठीक है बच्चों, विदेशों से जो आयात किए जाते हैं वो भी मथुरा में रिफाइनरी में पहुंचाए जाते हैं। किसके द्वारा? सलाया कोयली मथुरा पाइपलाइन के द्वारा। साफ किया तेल जालंधर तक ले जाया गया है और कोयली पाइपलाइन से जोड़ दिया गया है। आगे जाकर के बच्चों कोयली पाइपलाइन से इसको जोड़ दिया जाता है, ठीक है। इस प्रकार से सलाया कोयली मथुरा पाइपलाइन हमारा है। अगला है बच्चों मुंबई हाई मुंबई अंकलेश्वर कोयली पाइपलाइन। बच्चों यह है महाराष्ट्र में। हम जानते हैं कि जहां मुंबई है, मुंबई से दूर अपतटीय क्षेत्र में मुंबई हाई से हम पेट्रोलियम प्राप्त करते हैं। तो मुंबई हाई से पेट्रोलियम आखिर जाकर के मुंबई तट पर, ठीक है, स्थल पर जो पाइपलाइन बिछाई गई है वो यही पाइपलाइन है। तो महाराष्ट्र में मुंबई हाई से मुंबई तट तक तेल तथा गैस लाने के लिए दो अलग अलग पाइपलाइनें बिछाई गई जिनमें प्रत्येक की लंबाई 210 किलोमीटर है। गैस के लिए अलग है और पेट्रोलियम के लिए अलग है। तो दोनों अलग अलग पाइपलाइनें बिछाई गई है, ठीक है बच्चों, मुंबई हाई से मुंबई तट के लिए, ठीक है। इसके पश्चात यहाँ गैस पाइपलाइन की मैं बात करूँ HVJ, ठीक है बच्चों, HVJ जो पाइपलाइन है यहाँ स्टार्ट होकर के भरूच, अंकलेश्वर, बड़ोदरा, कलोल, रतलाम, विजयपुर, यहाँ पर इसका मेन पॉइंट है। इसके अलावा एक यहाँ राजस्थान में सवाई माधोपुर, उसके पश्चात यहाँ जगदीशपुर, शाहजहाँपुर और यहाँ आगे जाकर के बबराल आ जाता है। इसके बारे में हम आगे देखेंगे। अगला है बच्चों हमारा हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन। हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन, ठीक है, यह गैस पाइपलाइन है। कैसी पाइपलाइन है बच्चों? गैस पाइपलाइन है और यह विश्व की सबसे लंबी भूमिगत गैस पाइपलाइन है। यह डाटा हमें याद करना है, विश्व की सबसे लंबी भूमिगत। कैसी बच्चों? भूमिगत, ऊपर धरातल पे नहीं, भूमिगत पाइपलाइन है, विश्व की सबसे बड़ी, ठीक है। और इसकी लंबाई कितनी है? 1750 किलोमीटर। कौन सी पाइपलाइन है? गैस पाइपलाइन है। यहाँ गैस प्रवाहित होती है। पाइपलाइन द्वारा उत्तर प्रदेश के 4, मध्य प्रदेश व राजस्थान के एक उर्वरक कारखानों तथा औरैया उत्तर प्रदेश में, अंता राजस्थान में, कावश गुजरात में ताप विद्युत गृहों को गैस भी पहुंचाई जाती है। तो बच्चों यहाँ पर देखो विभिन्न प्रकार के कार्य किए जाते हैं गैस के द्वारा। तो ये उर्वरक का काम भी करती है गैस, उर्वरक क्षेत्र में भी काम में आती है। इसके अलावा ताप विद्युत गृहों में भी काम में आती है। तो गैस जो है प्राकृतिक गैस है बच्चों, वो विभिन्न प्रकार के कार्यों में काम आती है। उसी प्रकार से यहाँ पर अलग अलग क्षेत्रों में इसके क्षेत्र बनाए गए हैं, ठीक है। इस मैप के द्वारा बच्चों हम बता सकते हैं कि ये पाइपलाइनें कहाँ से कहाँ जा रही है। तो बच्चों यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मुंबई हाई से मुंबई तक, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर हजीरा कोयली, ये एक गैस पाइपलाइन, ठीक है, जालंधर तक जाने वाली। इधर इसका एक पार्ट जगदीशपुर में चला जाता है, ठीक है। उसी प्रकार से डिगबोई में नूनामती होती हुई बोगाई गांव और बरौनी में जाने वाली पाइपलाइन, यहाँ पर कानपुर और बरौनी को मिलाने वाली, ठीक है, इलाहाबाद, इस प्रकार से हल्दिया में। तो विभिन्न प्रकार के पाइपलाइनों का एक ग्रुप बना हुआ है पूरे भारत में, ठीक है। उसी प्रकार से बच्चों यहाँ पर बाड़मेर से सलाया जाने वाली पाइपलाइन, जिस कांडला से कोटा होकर के जोधपुर, ठीक है,
इसके अलावा विभिन्न प्रकार की पाइपलाइनें यहाँ पर हमने देखी, वो गैस पाइपलाइनें भी हैं और वो तेल पाइपलाइनें भी है। ठीक है बच्चों, इसके पश्चात देखते हैं पाइपलाइन परिवहन के गुण। तो बच्चों पाइपलाइन परिवहन के गुण कौन कौन से होंगे? तो पाइपलाइन परिवहन हम जानते हैं कि ये तरल और गैस को ही प्रवाहित कर सकती है। तो ये पाइपलाइनें तरल तथा गैस पदार्थों परिवहन के लिए आदर्श माध्यम हैं। पाइपलाइनों को ऊबड़ खाबड़ भूभागों तथा पानी के भीतर भी बिछाया जा सकता है आसानी से। इनके संचालन तथा रखरखाव में बहुत कम खर्चा होता है और इससे ऊर्जा का उपयोग भी बहुत कम होता है। इस प्रकार से यहाँ पर पाइपलाइन परिवहन के हमने गुण देखे हैं, अच्छी बातें देखी है। ठीक है, तो इसमें रखरखाव का कम खर्चा है, इसके लिए यह तरल और गैस के लिए अच्छा परिवहन हो सकता है, ऊबड़ खाबड़ जमीन है, पानी के भीतर भी इसको बिछाया जा सकता है। लेकिन यदि मैं बात करूँ इसके दोष की, तो बच्चों इसके दोष में क्या है कि इसमें लोच का अभाव है, अर्थात एक निश्चित स्थानों पर इसको बिछा सकते हैं, हर जगह पाइपलाइन नहीं बिछा सकते। यदि मैं बात करूं पहाड़ है और ये पूरा लंबा चौड़ा पहाड़ है और इसमें सुरंग यदि हम नहीं बना सकते किसी भी कारण से, या फिर हमें इसको बनाना है तो सुरंग बनाने के लिए भारी मात्रा में हमें खर्चा भी होगा और हम इसको इस तरीके से नहीं ला सकते। तो यहाँ पर ऊबड़ खाबड़ जमीन है या फिर विभिन्न दूसरी प्रकार की जो चीज़ें हैं जहाँ पर हम पाइपलाइन नहीं बिछा सकते, वहाँ किसी भी हालत में हम पाइपलाइन नहीं बिछा सकते, इसलिए निश्चित स्थानों पर ही इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। एक बार निर्माण के पश्चात इसकी क्षमता को घटाया या बढ़ाया नहीं जा सकता। पाइपलाइन को मोटा या पतला हम नहीं कर सकते, जो पाइपलाइन बिछ गई एक बार बच्चों वो बिछ गई। ठीक है, उसके पश्चात बात करूँ पाइपलाइनों की सुरक्षा व्यवस्था करना भी कठिन कार्य है। बीच में से अनेक जगह पर यह भी देखा गया है, हाल ही के दिनों में ये घटनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ गई है बच्चों, कि बीच में से कोई कट लगा करके या किसी भी तरीके से पाइपलाइनों में से तेल की चोरी कर लेते हैं और वो तेल बर्बाद हो जाता है। और वो यहाँ पर देखा गया है कि इस प्रकार की सुरक्षा की जो समस्या है वो भी यहाँ पर देखी गई है, क्योंकि बहुत लंबे क्षेत्र में पाइपलाइनें बिछाई जाती है और उन पूरे लंबे क्षेत्र में सुरक्षा करना एक दूभर कार्य है। भूमिगत पाइपलाइनों में रिसाव का पता लगाने तथा उसकी मरम्मत करने में भी कठिनाई आती है। ठीक है, तो जो भूमिगत पाइपलाइन है उनमें रिसाव का पता नहीं लगा सकते और उसमें कठिनाई आती है कि उसकी मरम्मत आखिर में कैसे करें, बहुत गहराई में होती है बच्चों इस वजह से। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चों हमने पाइपलाइन परिवहन और वायु परिवहन का आज हमने अध्ययन करा। अगली क्लास में हम संचार का अध्ययन करेंगे बच्चों। धन्यवाद बच्चों।